तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 एसएसटी क्लास 10th जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका मैं प्रॉपर क्वेश्चन आंसर पूरा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो भी है खालिस्तान सही गलत जो भी है एक एक चीज में कंप्लीट करूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आराम से इसको बना करके आप अपने टीचर के साथ सबमिट कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। तो ध्यान से शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो लेकिन एकदम अच्छा वीडियो होगा और यहाँ से आपको कम से कम एग्जाम में आपको 10 नंबर आने की संभावना है। ठीक है, और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हो तो इसका जो मैंने चैप्टर का जो मैंने बनाया हुआ है प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर एक एक लाइन पढ़ करके समझाया हुआ है, उसको भी आप देख ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ध्यान से पहला क्वेश्चन का आंसर जो भी है सब टिक मारेंगे, आप देखते रहना। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर जो है इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी। तो इसका आंसर जो होगा सो ये वाला होगा, यूरोप में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान कीजिएगा। अगला इसका आंसर आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, फ्रांस में किस शासन व्यवस्था का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बूर्बो वंश। ठीक है, बूर्बो वंश का याद सभी लोग याद रखिएगा, ये रहा है ये रहा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मेजिनिक संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मैं पढ़ाया था कि कार्बोनरी से संगठन था, तो कार्बोनरी में इसका आंसर होगा। अगला आंसर है आपका चौथा नंबर में है जर्मनी और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है अगला, इटली और जर्मनी के इनके विरोध में से कौन सा था। तो ऑस्ट्रेलिया था। आपको पता है कि मैंने उसमें समझाया था कि ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। उसके बाद आपको मैं पढ़ा काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, चांसलर के पद पर या प्रधानमंत्री, वो जो भी होगा प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा सभी लोग, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला जो है आपका गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों मैंने पढ़ा रखा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, तो नाविक में सब लोग टिक मार दीजिएगा। तो ये रहा नाविक। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है जर्मन नाइन राज का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग का इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर ये होगा। अगला है कि जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की व्यापारियों की, तो इसको भी मैंने एक अच्छे से समझा दिया है। तो इस संस्था की व्यापारियों को आप जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 पढ़ के एक बार आप उसको देख ले, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो ये रहा बिस्मार्क और ये इसमें ये रहा। ठीक है, तो आंसर हमेशा याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि थी दोस्तों 1871 ईस्वी में। तो ये रहा 1871 ईस्वी। उसके बाद यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, मतलब यूरोप के लिए कौन सा ज्ञान सबसे अच्छा लगता है। तो इससे आंसर हो जाएगा यूनान। तो सभी लोग जो है सो यूनान में, ये रहा टिक और ये रहा इसका ऑप्शन में। ठीक है, अगला रहेगा 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। दोस्तों 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो आंसर होगा मेरे दोस्तों तुर्की के साथ हुई थी। तो तुर्की में सब लोग टिक मार लेना है। ठीक है, अगला है खालिस्तान। तो इस तरीके से जो भी इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था लगभग 12 तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप खालिस्तान पे देखो। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यान से देखिए सभी लोग, क्वेश्चन है डॉट डॉट के युद्ध से ही महाशक्ति के पतन एवं दूसरी महाशक्ति जर्मन का युद्ध। तो आंसर लिखना सेडॉन। ये जो है आंसर में सेडॉन का ये जो यहाँ पर आप लोग खाली का में भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है सेडावा का युद्ध डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो सेडावा का युद्ध दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो पहला नंबर में ऑस्ट्रिया भर दीजिएगा, यहाँ पर पर्सा भर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1848 की क्रांति 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति ने डॉट डॉट युग का भी अंत कर दिया। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आर्लियनिस्ट। ठीक है, 1848 में जो है सो आर्लियनिस्ट यानी कि युग का अंत हो गया। तो कहीं कहीं पे इसका आंसर जो है सो आर्यंस बस लिखा रहता है, लेकिन जो लिखा हुआ है आप लोग उसी पे जाइएगा। ठीक है, अगला है अगला आपको मिलेगा वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डॉट डॉट और डॉट डॉट रहते थे और इसको जो है सो किसने बचाया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला में यहाँ पर आप लोग पोप लिखिएगा और दूसरा में यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पे जो है सो एकीकरण लिखना है। ठीक है, एकीकरण लिखना है, ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे, एकीकरण लिखना है। 5वां नंबर में है यूनान को एक स्वतंत्र
राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया, यानी कि यहाँ पर जो है यूनान को स्वतंत्र घोषित करने के बवेरिया के शासक डॉट डॉट वहाँ का घोषित किया ऑटो को। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट है। ये भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया चैप्टर में, आप चेक कर लेना वहां जाके, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका मतलब कि खालिस्तान जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका दोस्तों यहाँ पे है मिलान चिन्ह, तो उसका आप लोग ऐसे मिला देना। मेजिनी जो है सो इटली में मतलब हीगेल को दार्शनिक कर देना, बिस्मार्क को जर्मन चांसलर कर देना, विक्टर एमानुएल को राजनीतिक कर देना, ठीक है। तो एकदम इजी वे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो है वियना सम्मेलन जो है सर 1814-15 में कर देना। मेटरनिक का पतन 1848 में कर देना। इटली एकीकरण 1871 में और सूडान का युद्ध 1870 में, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब है कोसूत का लगा देना, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, ठीक है, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। इंडिया नोबेल की संधि 1829 में, यूनान का स्वतंत्रता 1832 में, पोलैंड आंदोलन 1863 में। कहने का मतलब ये है जो है आपका मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह मैंने क्या किया है, आप में अलग अलग दिया होगा, मैंने उसका सामने उसका आंसर कर दिया है, यानी कि पहला का ख होगा, दूसरा का ग होगा, तीसरा का घ होगा, चौथा का क होगा, इस तरीके से मिला दिया। इतना तो आप लोग समझदार हो गए होंगे, ठीक है। अब आता है दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों मैंने राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से समझाया था कि यह एक विचारधारा जो किसी राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान को जोड़ देता है। सिंपल बात समझिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो अपने देश के प्रति प्रेम भाव को उत्पन्न करता है। मेजिनी कौन था दोस्तों, तो मेजिनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े कि मेजिनी एक इतालवी क्रांतिकारी था जिसे इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। तो एकदम हमेशा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं में लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में राजनीतिक विभाजन, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदित एवं विदेशी शक्तियों का विरोध शामिल था। मतलब जर्मनी के एकीकरण में मैंने आपको समझा था बहुत सारा प्रॉब्लम था। जर्मनी के एकीकरण राजनीतिक विभाजन, क्षेत्रीय सिद्धांत और विदेशी शक्तियों का विरोध शामिल था, याद रखिएगा। इसी कारण इसका जो है एकीकरण होना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। क्या था, तो मेटरनिक युग को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेटरनिक युग क्या रहता है। यूरोप में 1815 से 1848 तक समय को दर्शाता है जब मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीतियों के जरिए सत्ता कायम रखी थी। तो मेटरनिक युग क्या था, मेटरनिक युग मैंने आपको समझा दिया था कि 1815 में जो है सो स्टार्ट होता है मेटरनिक का, और 1800 जब नेपोलियन का मतलब कि समाप्त होता है तो, और वहां से चोट्टा स्टार्ट करता है और 1848 तक इसका समय चलता है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि 1815 से 1848 तक के समय जो है सो मेटरनिक युग कहलाता है, सिंपल बात। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय भी इसी तरह मैंने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। मैं एकदम इजी वे में आपको कंप्लीट करवाता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आप लोग इसको देख लेंगे एक बार तो आप लोग इजी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। दोस्तों 1848 की क्रांति याद करो, मैंने चैप्टर बाई चैप्टर समझा रखा है। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर 1848 की क्रांति के मुख्य कारण थे आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक असंतोष, औद्योगिकरण कारण मजदूर वर्ग स्थिति दयनीय थी, और राजा लुई फिलिप की नीतियों का जनसाधारण में असंतोष फैल रहा था। राजनीतिक सुधार की मांग और गरीबी के प्रति सरकार की उदासीनता ने जनता के विद्रोह का भाव उत्पन्न किया। मतलब सिंपल बात है, 1848 में जो है फ्रांस की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय था दोस्तों, और वहां पे जो है सो मजदूर लोग, बेरोजगारी वगैरह, औद्योगिकरण, सब लोग बहुत ही असंतोष फैला हुआ था। मतलब चारों बगल उथल पुथल हो रखा था, जिसके कारण वहां जो है सो 1848 में एक क्रांति होता है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी वगैरह के बारे में लिखिए, आर्थिक संकट, पैसे की कमी, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष, इस सब जो है सो यहाँ का कारण था। दूसरा में है आपको इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। भाई साहब मेन तो ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका एक बड़ी रुकावट थी। ऑस्ट्रेलिया ने इटली के राज्यों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया और जर्मन राज्यों को एकजुट होने से रोकने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक और सैन्य दबाव एकीकरण में बड़ी चुनौती रही, और उनकी हार के बाद इन देशों का एकीकरण संभव हुआ। तो दोस्तों इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है सो मेन चुट्टा ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं चाहता था कि हो, ठीक है, और वो बाधा बन के रहा हुआ था। जब तक उसका हार नहीं हुआ तब तक काम करवाया नहीं, ठीक है। मतलब इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हुआ नहीं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहा है भाई। तो लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के बारे में लिखना है
कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना को बढ़ावा दिया। उसने विभिन्न क्षेत्रों में समानता, नागरिक अधिकारों को महत्व दिया, पुराने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। नेपोलियन के विजय अभियानों में लोगों को राष्ट्रीयता, एकता और स्वतंत्रता की भावना को उत्पन्न की, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा मिली और यूरोप में राष्ट्रवादी तेजी हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों कि नेपोलियन वहाँ जो है, कहने का दोस्तों यहाँ पर है अर्थ कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को किस तरीके से प्रभावित किया वो बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा, आप आराम से इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। इजी वे में आंसर मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। भाई देखिए गैरिबाल्डी कितना मस्त आदमी था, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया। देखिए तो गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा में, गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी रेड शॉर्ट से साथ सिसिली और नेपाल को स्वतंत्र करा दिया और दक्षिण इटली को उत्तर से मार्ग से परत किया। गैरिबाल्डी ने शासी कार्य में इटली में राष्ट्रीयता, एकता और भावना को बढ़ावा दिया और इटली का एकीकरण संभव हो सका। इटली के एकीकरण नायक माने जाते हैं। मतलब गैरिबाल्डी भाई दोस्तों बहुत ही अच्छा आदमी था और वो लास्ट में ना इटली के दक्षिण इटली को पूरा एकीकरण करके फिर विक्टर इमैनुअल को भी दे देता है। तो ये सब कहानी मैंने पढ़ा दिया आपको, आप पढ़ सकते हो ऊपर में। उसके बाद है कि विलियम के बगैर जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो देखिए विलियम प्रथम के समर्थन के बिना बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। विलियम ने उसे सैनिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता दी, जिससे बिस्मार्क अपनी रक्त और लौह की नीति का पालन कर पाया। विलियम ने बिस्मार्क को सैन्य आर्थिक संसाधनों का समर्थन दिया, जिससे प्रशियों एवं अन्य जर्मन राज्यों को विजय प्राप्त करने में सहायता मिली और जर्मनी का एकीकरण संभव। कहने का मतलब है कि विलियम प्रथम जो था सो जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही ज्यादा बिस्मार्क को हेल्प किया था। तो उसी के बारे में लिखना है कि क्या क्या किया था। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको आप लोग ये पर देख लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख दिया है और आप उसको कॉपी करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं दीर्घ उत्तरीय भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो दीर्घ उत्तरीय में आपको पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी का योगदान होता है। तो वही बात है, इटली के एकीकरण में उसको क्या क्या काम था वो आपको बताना था। देखिए इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजिनी ने युवा इटली आंदोलन स्थापना की और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और काबूल सार्डिनिया प्रधानमंत्री के एकीकरण इटली के कूटनीति का प्रयास किया। फ्रांस के साथ गठबंधन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध जीता, जिससे उत्तरी इटली स्वतंत्र हुआ और गैरिबाल्डी की सिसिली और दक्षिणी इटली में रेड शॉर्ट सेना स्थापित किया, नेतृत्व किया। इन्हें इटली के हिस्सा बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने राजा विक्टर एनिमल द्वितीय के समर्थन से तीनों नेताओं कार्यों इटली के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुट करने का महत्वपूर्ण निभाया और 1831 में एकीकरण संभव हुआ और स्वतंत्र संप्रभु इटली की स्थापना हुई। कहने का मतलब वही है कि तीनों के बारे में बताना था, जो कि मैंने एकदम अच्छे से इसमें समझा दिया है। आप इसको आराम से पॉज करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें तो जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क क्या था आपको पता है। तो जर्मनी में एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क भूमिका निर्णायक रही। बिस्मार्क प्रशिया के प्रधानमंत्री ने रक्त और लौह नीति अपनाई और कूटनीतिक व सैन्य शक्ति का सहारा लेकर जर्मन राज्यों को जुट करने में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के खिलाफ राजनीतिक युद्धों का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया प्रशिया युद्ध 1866, फ्रांसीसी प्रशिया 1870 प्रमुख थे। ऑस्ट्रिया के हार के उत्तरी जर्मनी राज्यों का प्रशिया के विलय हुआ और फ्रांस के हार के बाद दक्षिणी राज्य एकीकृत हुआ। 1857 में विलियम प्रथम ने जर्मन सम्राट घोषित किया और बिस्मार्क सैन्य कूटनीतिक चालों के न केवल जर्मन के एकजुट किया बल्कि उसे एक मजबूत यूरोपीय शक्ति स्थापित किया। कहने का मतलब यही है कि किस तरीके से काम किया उसके बारे में यहाँ पर लिखना है और आप इसे पॉज करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को प्रभाव को चर्चा करें। मतलब राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, उसे क्या कारण, उसे क्या प्रभाव, सारा बात लिखना है। तो देखिए आपको मैंने समझा दिया है कि राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ। उनका औद्योगिकरण, जनसंचार, आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्रमुख थे। फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन युद्धों के बाद लोग स्वतंत्र एवं समानता के प्रति जागरूक हुए और साथ साथ प्रिंटिंग, मीडिया और साहित्य राष्ट्रवादी विचारों का फैलाव हुआ। महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्रवाद के प्रभाव व्यापक रहे हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न देशों में एकीकरण, जर्मनी और इटली समाजवादी शक्तियों में प्रति विद्रोह, औपनिवेशिक संघर्ष, राजनीतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव लाया और लोगों को साझा किया गया, ठीक है। सांस्कृतिक और राजनीतिक
पहचान बांध दिया और हालांकि राष्ट्रवाद में कई बार युद्ध और संघर्ष उत्पन्न हुए, किंतु इन्हें यूरोपीय महाद्वीप और विश्व के अन्य हिस्सों में स्वतंत्रता प्रभुत्व की लहर को प्रेरित किया। तो वही बात है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना थी जो अपने देश के प्रति प्रेम चाहे कहीं पे भी हो, हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिला इससे। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्लास 10th में क्वेश्चन आने की संभावना है। जुलाई 28 क्रांति का विवरण करें, तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि जुलाई 1830 क्रांति का विवरण जो है, जुलाई 1830 फ्रांस दशम के नियमों के शासन के खिलाफ हुई। जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। चार दशम प्रेस स्वतंत्रता एवं प्रतिबंध और संसद को भंग कर दिया, जिससे जनता ने असंतोष बढ़ गया था। प्रेस के सड़कों पर व्यापक विद्रोह हुआ, जिसमें छात्र, मजदूर और मध्य वर्ग लोग शामिल थे। तीनों दिन तक चले संघर्ष में चार दशम को भागना पड़ा। लुई फिलिप एक संवैधानिक राजा के रूप में सत्ता में ले इसी क्रांति के पूरे उदार में आंदोलन के प्रेरित किया और राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए यूरोपीय नागरिक स्वतंत्रता और समानता के मांगते हुए राजनीतिक समाज, कहने का मतलब वही है कि कैसे किस तरीके से 1830 का क्रांति हुआ, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। मैंने आपको बोला हुआ था कि 1830 क्रांति में क्या हुआ था। लुई मतलब कि चार दशम के निरंकुश शासन के खिलाफ जो है लोग उतर गए थे और बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, और उसको ही इसमें लिख देना है, बस सिंपल बात समझिए। अगला है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के संक्षिप्त विवरण करें। तो देखिए यूनान में किस तरीके से स्वतंत्र हुआ उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यूनानी स्वतंत्रता 1871 में ओटोमन राज्य के स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए शुरू हुआ। यह आंदोलन यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं की एक अभिव्यक्ति था और इसे ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता को ग्रीक स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीस पर ओटोमन साम्राज्य का लगभग 4 शताब्दियों से शासन चल रहा और वहां के लोग धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव का समर्थन कर रहे थे। यूरोप में कई बुद्धिजीवी और कला प्रेमियों ने ग्रीस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस आंदोलन में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने नेवल बैटल ऑफ नेवारिन में इंडियानोपोल की संधि के ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और ओटोमन शासन अंत हुआ। अतः इस आंदोलन के यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया और यूरोपीय मंच पर बड़ा बदलाव आया। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज इसको शेयर करना अपने हर उस ग्रुप में जो बच्चा इतिहास पढ़ता है। उसी क्लास 10 में सबके पास इतिहास हिस्ट्री रहता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए